Dear student, due to coronavirus, school started online classes for your study. So you can subscribe Golden Flower Palia YouTube channel, like and press the bell icon. नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का चैप्टर चल रहा है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और ये वीडियो आपका पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट बन चुका है इस चैप्टर के ऊपर और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप उसको देखिएगा, फिर इसको देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर। अंडर द कॉलोनियल रिजाइम, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ्स डिड डेवलप। तो आप सोच रहे होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है। तो यही सब चीज़, जैसे कि रेलवे हो गया, पोर्ट्स मतलब जहाँ पे जहाज़ें रुकती है, माल लोड होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट मतलब पोस्ट ऑफिस, एंड टेलीग्राफ भी एक बातचीत करने का एक जरिया था उस समय में। तो इन सब चीज़ को मिला के हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बोला जा रहा है कि कॉलोनियल रिजाइम के दौरान ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ तो डेवलपमेंट देखने को मिला। हाउएवर द रियल मोटिव बिहाइंड दिस डेवलपमेंट वाज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक कम्युनिटीज टू द पीपल बट टू सबसर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। लेकिन ब्रिटिशर्स का ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर देने के पीछे उद्देश्य डेवलपमेंट करना नहीं था, बल्कि उनका खुद का सेल्फिश इंटरेस्ट पूरा करना था। Roads constructed in India prior to the advent of the British rule were not fit for modern transport. ब्रिटिश के आने से पहले जो इंडिया में जो रोड था, वो रोड मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए ठीक नहीं था। वहाँ पर मॉडर्न गाड़ियाँ सब नहीं चल पा रही थी। The roads that were built primarily served the purposes of mobilizing the army within India and drawing out raw materials from the countryside to the nearest railway station or the port to send these टू फार अवे इंग्लैंड और अदर लुक्रेटिव फॉरेन डेस्टिनेशन। यहाँ पर जो वर्ड है लुक्रेटिव का मतलब होता है अट्रैक्टिव। तो इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिएगा कि यहाँ से अंडरलाइन कीजिएगा आप कि रोड बनाने का मेनली उद्देश्य क्या था। 2 उद्देश्य था ब्रिटिशर्स का रोड बनाने के पीछे। पहला उद्देश्य था मोबिलाइजिंग द आर्मी, मतलब आर्मी को दूर दराज के इलाकों में पहुँचाना और ले आना वॉर के वक्त में विद इन इंडिया, एंड ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द कंट्री साइड मतलब रूरल एरिया से रॉ मटेरियल्स को लेके आना और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक, और फिर रूरल एरिया से पोर्ट्स तक सामान को पहुंचाना। ये सब किया संभव हुआ रोड के बनने के कारण ही। तो यही 2 मोटिव है आपका रोड्स के बनने का पीछे। फिर आगे देखते हैं। There always remained an acute shortage of all-weather roads to reach out to the rural areas during the rainy season. तो इंडिया में हमेशा से ही शॉर्टेज रहा। किस चीज़ का शॉर्टेज रहा? ऑल वेदर रोड्स का, मतलब ऐसा रोड जो सभी मौसम में काम करे, खासकर से रेनी सीजन में। नेचुरली देयरफॉर people mostly living in these areas suffered grievously during नेचुरल कैलेमिटीज़ एंड फेमाइंस। तो इसीलिए जिन इलाके में लोग रहते थे जहाँ पर ऑल वेदर रोड्स नहीं थे, वहाँ के लोग काफ़ी सफ़र करते थे। खासकर जब नेचुरल कैलेमिटी आ जाए या फिर फेमाइन आ जाए, तब वहाँ से लोग को निकलने में काफ़ी दिक्कत होता था। क्यों दिक्कत होता था? क्योंकि वहाँ पर ऑल वेदर रोड्स नहीं हुआ करता था। तो इस पैरा में हम लोग बेसिकली रोड्स का इम्पोर्टेंस देखें और ब्रिटिश का रियल मोटिव देखें रोड्स बनाने के पीछे। पहला मोटिव क्या था? टू मोबिलाइज द आर्मी विद इन द कंट्री, और नंबर 2 टू ड्रॉ आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। रॉ मटेरियल्स रूरल एरिया से रेलवे स्टेशन तक लेके आना या फिर रूरल एरिया से नियरेस्ट पोर्ट तक पहुंचाना, ये था रोड बनाने का उद्देश्य। अब आते हैं अगले पैरा पर। लिखा हुआ है कि द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द रेलवेज इन इंडिया इन 1850। तो ब्रिटिशर्स ने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया 1850 में, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है ब्रिटिशर्स का इंडिया में। अभी तक तो हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिशर्स का सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखें इंडिया पर, लेकिन चलिए ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी मिला कि उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, और वो अप्रॉक्स 1850 तक हुआ था। द रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन 2 इम्पॉर्टेंट वेज। तो रेलवेज ने इंडियन इकोनॉमी को 2 तरीके से अफेक्ट किया। ऑन द वन हैंड इट इनेबल्ड
people to undertake long distance travel and thereby break geographical and cultural barriers। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, अब इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि रेलवे कैसे अफेक्ट किया इंडियन इकोनॉमी को। पहला इफेक्ट तो ये था कि उन्होंने पीपल लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने का मौका दे दिया और इससे ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये, आंसर लिखते वक्त ज़रूर इसको मेंशन कीजिएगा कि ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर को तोड़ा रेलवे का इंट्रोडक्शन ने। और दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ, वाइल ऑन द अदर हैंड इट फोस्टर्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच एडवर्सली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमीज इन इंडिया। और रेलवे का इंट्रोडक्शन से कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर भी पॉसिबल हुआ और ये कमर्शलाइजेशन आपको पता ही है काफ़ी बैडली अफेक्ट किया विलेज इकोनॉमीज़ को। पहले जो विलेज का इकोनॉमी जो सेल्फ सफिशिएंट थी फूड में, उस वहाँ पर फूड का कमी आ गया इस कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के कारण ही। तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है, व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। तो 2 इम्पैक्ट था। पहला इम्पैक्ट क्या था कि इट हेल्प इन ब्रेकिंग कल्चरल ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर, और नंबर 2 इट फॉस्टर्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब आगे देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स अनडाउटेबली एक्सपेंडेड बट इट्स बेनिफिट रेयरली एक्यूड टू द इंडियन पीपल। अब आपको पता है रेलवे का इंट्रोडक्शन से तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा ही, लेकिन उसका बेनिफिट जो था वो इंडियन लोगों को नहीं मिल पाया। द सोशल बेनिफिट्स विच the Indian people gained owing to the introduction of the railways were thus outweighed by the country's huge economic loss। तो कुछ जो सोशल बेनिफिट हम लोग देखे थे कि जोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर तोड़ा था, वो बेनिफिट क्या हो गया, कम हो गया जब उसको इकोनॉमिक लॉस के से तुलना किया गया। तो along with the development of roads and railways, the colonial dispensation also took measures for developing the inland trade and sea lanes। तो रोड्स और रेलवे के अलावा कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो उन्होंने क्या भी डेवलप किया, इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स। मतलब इनलैंड मतलब देश के अंदर में जो नदियाँ हैं उनका यूज़ करना ट्रांसपोर्ट के लिए, सामान पहुंचाने के लिए, तो उसमें भी वो काफ़ी काम की। हाउएवर दिस मेजर्स वर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन उसका जो रिजल्ट था वो उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं आया। द इनलैंड वाटरवेज एट टाइम्स ऑल्सो प्रूव्ड अनइकोनॉमिकल एज इन द केस ऑफ कोस्टल कैनल ऑन द उड़ीसा कोस्ट। तो कभी कभी तो ये इनलैंड वाटरवेज जो थी वो कभी कभी काफ़ी लॉस में भी आ गई थी, जैसा कि किसमें देखने को मिला, कोस्ट कैनल ऑन द उड़ीसा कोस्ट में देखने को मिला। तो क्या हुआ था वहाँ पर देखते हैं। दो द कैनल वॉज बिल्ट एट अ ह्यूज कोस्ट टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर, येट इट फेल टू कम्पीट विद द रेलवेज। भले ही वो कैनल, कौन सा कैनल, कोस्ट कैनल जो कि उड़ीसा कोस्ट में बना था, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन वो रेलवे से कम्पीट नहीं कर पाई। विच सून, वो रेलवे जो सून ट्रावर्स द रीजन रनिंग पैरेलल टू द कैनल एंड हैड टू बी अल्टीमेटली अबेंडन्ड। क्योंकि वो कैनल बनने का तुरंत बाद उसी के बगल से क्या रेलवे लाइन भी बिछा दिया गया और रेलवे के तुलना में वो कैनल विथ स्टैंड नहीं कर पाया, तो इसके कारण से कैनल को लास्ट में बंद ही करना पड़ गया। तो वहाँ पे कैनल का निर्माण देखे हम लोग लॉस में चला गया। The introduction of the expensive system of electric telegraph in India similarly served the purpose of maintaining law and order। और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जो लगाया गया था ऑल ओवर इंडिया में, उसका मेनली पर्पस क्या था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखा था वो। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ मतलब कुछ भी नहीं होता है, इसका मतलब कि बातचीत करने का एक जरिया था उस समय में। द पोस्टल सर्विसेज ऑन द अदर हैंड डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पस रिमेन्ड ऑल थ्रू इनएडिक्वेट। और ये पोस्टल सर्विसेज जो थी, डाक सेवाएं, ये भी क्या थी, इनएडिक्वेट थी, अपर्याप्त थी। यू विल लर्न मोर अबाउट द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर इन चैप्टर 8। तो यही सब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे कि अभी मौजूदा हालात क्या है इसका, चैप्टर 8 में देखेंगे ये सब चीज़। तो यही था हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अब आते हैं कंक्लूजन पे। बाय द टाइम इंडिया वॉन इट्स इंडिपेंडेंस, द इम्पैक्ट ऑफ द 2 century लॉन्ग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वॉज ऑलरेडी शोइंग ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो जब तक कि इंडिया आज़ादी हासिल करता, वो जो 2 सेंचुरी का जो इम्पैक्ट था ब्रिटिश रूल का, वो हर जगह अपना असर दिखा रहा था। क्या क्या असर देखने को मिला, तो ये पहला पॉइंट है, द एग्रीकल्चरल सेक्टर वॉज ऑलरेडी सैडल्ड विद सरप्लस लेबर एंड एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी।
एग्रीकल्चरल सेक्टर था वो भरा हुआ था सरप्लस लेबर लोग से एंड एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी। आपको पता है कि ऑलमोस्ट 70 to 75% लोग एम्प्लॉयड थे एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही सिर्फ। तो ये था एग्रीकल्चरल सेक्टर का प्रॉब्लम और उसका प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो था। नंबर 2, दूसरा क्या देखने को मिला चैलेंज, द इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इंडस्ट्रियल सेक्टर मानो रो रहा हो, क्या चीज़ के लिए, उसको मॉडर्नाइज करने का चाह था वहाँ पर। मतलब वो मॉडर्नाइजेशन के लिए तड़प रहा था। मॉडर्नाइजेशन मतलब कि हम लोग मॉडर्न इक्विपमेंट्स ला के इंडस्ट्री में डालें तभी वो इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा। फिर वो चाहता था कि वहाँ पर क्या हो, डाइवर्सिफिकेशन हो। डाइवर्सिफिकेशन मतलब हम लोग देखे थे मॉडर्न इंडस्ट्री सिर्फ कॉटन, जूट और आयरन इसी में सिमट के रह गया था। तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए इंडस्ट्री का डिमांड हो रहा था। कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए था। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब होता है कि इंक्रीज नॉलेज, मतलब क्षमता बढ़ना, तो उसका भी चाहिए, मांग हो रहा था उस समय। एंड इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और सरकारी पूंजी का भी वहाँ पे ज़्यादा निवेश का मांग हो रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तभी वो डेवलप करता अच्छे से। और तीसरा इफेक्ट हम लोग देखेंगे, फॉरेन ट्रेड वाज ओरिएंटेड टू फीड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन। फॉरेन ट्रेड का हालत भी काफ़ी बुरा था। वो इस तरीके से बिल्डअप किया गया था कि वो सिर्फ ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज थी उन्हीं का रॉ मटेरियल सप्लाई करता रहे बस। और चौथा इफेक्ट हम लोग को देखने को मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग द फेम्ड रेलवे नेटवर्क नीडेड अपग्रेडेशन, एक्सपेंशन एंड पब्लिक ओरिएंटेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का भी हाल वही था, उसमें अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी, एक्सपेंशन की ज़रूरत थी और पब्लिक ओरिएंटेशन, लोगों की सेवा का के लिए ज़्यादा यूज़ करने का ज़रूरत था। और प्रीवेलेंस ऑफ रैम्पेंट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड वेलफेयर ओरिएंटेशन ऑफ पब्लिक इकोनॉमी पॉलिसी। और काफ़ी ज़्यादा देश में पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, तो यहाँ पर भी कुछ अच्छा पॉलिसी का ज़रूरत था यहाँ पर। तो इन अ नटसेल द सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस बिफोर द कंट्री वर इनॉर्मस। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने को मिल रहा था उस समय जब देश आज़ाद हुआ था, खासकर सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो यही है ये चैप्टर, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। Do self study at home and stay home, save lives. Thank you very much.